हेलो दोस्तों, मैं मोहनी सारियन आप सभी का स्वागत करता हूं BHDAE 182 के इस वीडियो सेशन में। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग चैप्टर 3 को डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो सेशन में भी हम लोगों ने इसी चैप्टर को डिस्कस किया था दोस्तों, और उस वीडियो सेशन में हम लोगों ने स्वरों के उच्चारण स्थान पे चर्चा की थी। और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग स्वरों के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे और फिर आगे भी कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उस पर चर्चा करेंगे। और इस वीडियो सेशन के समाप्त होने के साथ साथ हम लोग इस चैप्टर को भी समाप्त कर देंगे और उसके बाद अगले वीडियो सेशन में हम लोग इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो इस चैप्टर का नाम है दोस्तों इकाई 3 स्वर के प्रकार। हमें आज इस चैप्टर के स्वर के प्रकार, जो कि इस चैप्टर का मेन टॉपिक है, उस पर डिस्कशन करना है। तो चलिए नीचे देखते हैं स्वर के कौन कौन से प्रकार हैं। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। ओ, आ, हर्षई, दुर्घई, हर्षऊ, दुर्घऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। दोस्तों, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर हिंदी में स्वर के 3 प्रकार हैं। सबसे पहला प्रकार है ह्रस्व स्वर, दूसरा प्रकार है दीर्घ स्वर एवं तीसरा प्रकार है संयुक्त स्वर। हिंदी में ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर के नाम से जानते हैं, या फिर इंग्लिश में इसी मूल स्वर को हम लोग शॉर्ट वॉवेल के नाम से जानते हैं। और जो दीर्घ स्वर है दोस्तों, इसे हम लोग हिंदी में संधि स्वर के नाम से भी जानते हैं एवं इंग्लिश में इसे हम लोग लॉन्ग वॉवेल भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ह्रस्व स्वर अथवा मूल स्वर अथवा शॉर्ट वॉवेल के बारे में। तो जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता हो उसे हम लोग ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं ओ, हर्षई, हर्षऊ एवं री। अब देखिए दोस्तों, ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत स्वर वे सघोष ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में मुख विवर थोड़ा बहुत सदैव विवृत रहता है और श्वास नलिका से आती हुई वायु बिना किसी अवरोध के धारा प्रवाह से निकल जाती है। मतलब ध्वनि विज्ञान में स्वर को वो सघोष ध्वनि के अंतर्गत रखा गया है जिनके उच्चारण में मुख जो है ये हमेशा खुला रहता है और श्वास नलिका से जो श्वास निकलती है वो बिना किसी अवरोध, बिना किसी रुकावट पैदा किए हुए मुख से बाहर निकल जाती है। तो ये सभी जो ओ, आ, हर्षई, ओ, हर्षई, हर्षऊ, री जो है ये सभी ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं दीर्घ स्वर, या फिर जिसे हम लोग संधि स्वर भी कहते हैं, या फिर इंग्लिश में इसे लॉन्ग वॉवेल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके इनके परिभाषा के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक का समय लगे तो ये दीर्घ स्वर कहलाएंगे, या फिर कह सकते हैं हम लोग कि जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उसे हम दीर्घ स्वर कहेंगे। और हिंदी में दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है और ये हैं आ, दुर्घई, दुर्घऊ, ए, ऐ, ओ तथा औ। अब देखिए दोस्तों, इस दीर्घ स्वर के अंतर्गत जो ए तथा ऐ आते हैं इसे हम लोग डिप्थोंग कहते हैं, जबकि इसी दीर्घ स्वर के अंतर्गत जो ओ तथा औ आते हैं उसे हम लोग ट्रिप्थोंग के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों संयुक्त स्वर के बारे में। तो जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा का समय लगे वही स्वर संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जिन स्वरों में 2 मात्राओं से भी अधिक का समय लगता है उन्हें प्लूत स्वर कहते हैं अथवा संयुक्त स्वर कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों किसी किसी पुस्तक में संयुक्त स्वर और प्लूत स्वर को एक ही माना गया है, किसी किसी पुस्तक में संयुक्त स्वर और प्लूत स्वर को अलग अलग रखा गया है। तो ये एक काफी कंफ्यूजन भरा टॉपिक है, इसीलिए मैं आप लोगों को अभी संयुक्त स्वर और प्लूत स्वर दोनों को एक ही मानकर पढ़ाऊंगा, एक ही मानकर बताऊंगा। मेरी नज़र में संयुक्त स्वर और प्लूत स्वर एक ही हैं। तो प्लूत स्वर के उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं ओम। तो मैं अभी आपको ओम लिख के दिखा देता हूं। ओ, हर्षऊ, सॉरी ये थोड़ा ज्यादा हो गया है, मैं इसको थोड़ा नजदीक कर देता हूं, मो। तो ये जो ओम है दोस्तों, यहाँ देखिए इसमें ओ ये रहा 2 मात्रा का समय, उसके बाद हर्षऊ ये रहा एक मात्रा का समय,
और फिर मौ व्यंजन आ गया, मौ हलंत। तो इस तरह से 2 से भी अधिक मात्रा का समय इसके उच्चारण में लगता है, इसीलिए ये जो है संयुक्त स्वर अथवा प्लुत स्वर के अंतर्गत आएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये सभी चीजें आप लोग समझे होंगे। अब नीचे चलिए देखते हैं कि नीचे कौन सा टॉपिक है। तो दोस्तों अगला टॉपिक है मूल स्वर। तो ये मूल स्वर क्या है, मैं इसके बारे में आप लोगों को संक्षेप में बता देता हूं। दरअसल ये काफी महत्वपूर्ण है नहीं, फिर भी मैं संक्षेप में बता देता हूं। तो मूल स्वर वैसे स्वर होते हैं दोस्तों जिनका उच्चारण न कि जीभ के पिछले भाग से होता है, न ही जीभ के अगले भाग से होता है, ठीक है। और ये इनका जो उच्चारण होता है ये जीभ के मध्य भाग से होता है, और इसी वजह से इन्हें मूल स्वर की संज्ञा दी जाती है। और हिंदी में अ और आ जो है ये मूल स्वर के अंतर्गत ही आते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मूल स्वर आप लोग समझ गए होंगे। अब नीचे चलिए देख लेते हैं नीचे कौन सा टॉपिक है। नीचे है दोस्तों द्विस्वर। ये द्विस्वर क्या है मैं इसके बारे में बता देता हूं। तो द्विस्वर वैसे स्वर होते हैं दोस्तों जिनका निर्माण 2 अलग अलग स्वरों के मेल से होता है, अर्थात 2 अलग अलग स्वरों के मेल से बने एकमात्र स्वर को हम लोग द्विस्वर की संज्ञा देते हैं। जैसे ए का निर्माण अ और ई, ये अ एक अलग स्वर है और हर्षई एक अलग स्वर है। इन दोनों स्वरों के मिलने से एक नए स्वर ए का निर्माण हुआ है। उसी तरह ऐ का निर्माण 2 स्वर अ और ए के मिलने से हुआ है। तो इस तरह के जो स्वर हैं दोस्तों, जैसे ए ऐ ओ, इस तरह के स्वर द्विस्वर के अंतर्गत आएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आप लोग समझे होंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक टॉपिक है अ की स्थिति क्या होती है हिंदी में। तो दोस्तों याद रखिए कि स्वर अ की कोई भी मात्रा हिंदी में नहीं होती है अन्य स्वरों की तरह। जैसे आ की भी अपनी एक मात्रा होती है, ये वाला जो लकीर है आ की मात्रा है, हर्षई के लिए ये मात्रा चलती है, दुर्गई के लिए ये मात्रा चलती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी आप लोग समझ गए होंगे। अब थोड़ा नीचे चलते हैं, देखते हैं नीचे क्या लिखा हुआ है। अब अगला टॉपिक है दोस्तों आघात। आघात का मतलब होता है घात करना, मतलब जोड़ देना, या फिर कह सकते हैं हम लोग हमला करना। तो हम लोग अभी इस आघात के बारे में बात कर लेते हैं। तो दरअसल जब किसी स्वर के उच्चारण को बल देकर अथवा जोर देकर मुख से बाहर निकाला जाता है, तो वैसे स्वर में जिस प्रकार का जोर दिया जाता है इसी को हम लोग आघात की संज्ञा देते हैं। अगर संक्षेप में कहें हम लोग तो हम ये कह सकते हैं कि स्वर के उच्चारण पर बल या जोर देना ही आघात है। वास्तविक रूप से दोस्तों आघात जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। बलात्मक स्वराघात, उसके बाद संगीतात्मक स्वराघात, फिर रूपात्मक स्वराघात। तो सबसे पहले बलात्मक स्वराघात में होता क्या है कि किसी ध्वनि पर बल देकर उनका उच्चारण किया जाता है। जबकि संगीतात्मक स्वराघात में क्या होता है कि वाक्य और खासकर कविताओं में ध्वनिगत उतार चढ़ाव के लिए जब जोर दिया जाता है, मतलब मुख से काफी जोर के साथ जब किसी ध्वनि अथवा वाक्य अथवा किसी कविता को मुख से निकाला जाता है, तो उस समय संगीतात्मक स्वराघात होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों रूपात्मक स्वराघात के बारे में। तो आप सभी जानते होंगे कि हर व्यक्ति का कंठ का जो स्वर है वो अलग अलग होता है। तो इस प्रकार की भिन्नता जो स्वर के उच्चारण में देखने को मिलती है, इसी को हम लोग रूपात्मक स्वराघात के अंतर्गत रखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सब चीजें आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए नीचे देखते हैं कि नीचे कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों को अभी पढ़ना है। तो नीचे वाला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों वो ये है कि शब्द में अलोप की स्थिति क्या है, मतलब शब्दों को बोलते समय अ का लोप कैसे हो जाता है। ठीक है, मैं इसको उदाहरण से समझाने की कोशिश अभी आप लोगों को करूंगा। चलिए नीचे सबसे पहले उदाहरण की ओर चलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये रहा उदाहरण। दरअसल जैसे हम लोग लिखते हैं तो हम लोग लिखते हैं ऐसे आम, ठीक है, लेकिन जब हम लोग बोलते हैं तो हम लोग इस प्रकार से बोलते हैं। आम में मौ जो है इसके अंतिम में हलंत का प्रयोग किया गया, इसलिए हम लोग उच्चारण के समय बोलते हैं आम। लेकिन जब हम लोग लिखते हैं तो हम लोग बोलते हैं लिखते हैं आमो, क्योंकि हम लोगों ने इसमें हलंत का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया है। तो शब्दों के उच्चरित स्वरूप और लिखित स्वरूप में अंतर होता है दोस्तों। जब हम लोग उच्चरित करते हैं तो हम लोग शुद्ध उच्चारण करते हैं आम, लेकिन जब हम लोग लिखते हैं तो उस समय हम लोग हलंत का प्रयोग नहीं करते हैं हिंदी में, इसीलिए हम लोग लिखते हैं आमो।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी आप लोग समझे होंगे। ये जो स्थिति थी दोस्तों अ के लोप की, ये थी अंतिम में अ का लोप कैसे होता है। देखिए म ये अंतिम में है, इसीलिए अभी हम लोगों ने अंतिम में अ का लोप कैसे होता है, अंतिम में अ की समाप्ति कैसे होती है, इस पर चर्चा करी। अब आगे चलिए देखते हैं, शायद अब होगा मध्य में अ की समाप्ति कैसे होती है, अ का लोप कैसे होता है, उसकी चर्चा। तो सच में दोस्तों शब्द के मध्य में अ के लोप की चर्चा ही है। तो शब्द के मध्य में कैसे अ का लोप होता है, चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। लोप का मतलब होता है समाप्त हो जाना अथवा खत्म हो जाना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब भी हम लोग लिखते हैं लड़का तो हम लोग लिखते हैं इस प्रकार से, लेकिन ये जो लड़का हम लोगों ने लिखा है इसको अगर हम लोग उच्चारित करें तो हम लोग बोलेंगे लड़का, लड़का, ठीक है। लेकिन हम लोग उच्चारण करते हैं लड़का, तो हम लोग देखते क्या है कि उच्चरित स्वरूप में ड़ के बीच में जो अ छिपा हुआ है वो खत्म हो जाता है, लेकिन लिखित स्वरूप में अ जो बीच में छिपा हुआ है ड़ के अंत में जो अ छिपा हुआ है ये खत्म नहीं होता है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हर व्यंजन के अंतिम में अ छिपा होता है। आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो आप लोग पिछले वीडियोज को जाकर के देखें, तो किसी न किसी वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है कि हर व्यंजन के अंत में अ छिपा हुआ है। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो ही नहीं सकता। अगर हम लोग क लिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि क में जो है अ छिपा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, अब हम लोगों ने इस क से इस क से हम लोग अ निकाल देते हैं। कैसे? तो जैसे ही हम लोग क में हलंत लगा देते हैं तो ये अ जो है स्वतः निकल जाता है। तो किसी भी व्यंजन से अगर हम लोग स्वर को बाहर निकालना चाहते हैं तो हम लोगों को सिंपली क्या करना होता है कि व्यंजन के अंत में एक हलंत रेखा लगा देना होता है, ताकि अ जो है या कोई अन्य स्वर जो है वो स्वतः ही बाहर निकल जाए। जैसे कि हम लोग ख से किसी स्वर को निकालना चाहते हैं, या खहर्षी कर खी से हम लोग को हर्षई स्वर निकालना है, तो हम लोगों को सिंपली क्या करना है, ख में एक हलंत लगा देना है, स्वतः ही एक स्वर बाहर की ओर आ जाएगा। ये ख एक अस्पष्ट व्यंजन हो गया और हर्षई एक अस्पष्ट स्वर हो गया। तो यहाँ देखिए दोस्तों, जनता, यहाँ जो लिखित रूप है जनता का, उसमें हम लोगों ने नौ में हलंत नहीं लगाया है, तो हम लोग इसे पढ़ेंगे जनता। लेकिन अगर जब हम लोग उच्चरित करते हैं तो इसे हम लोग पढ़ते हैं जनता। तो आप लोग समझ गए होंगे कि शब्द के मध्य में अ का लोप कैसे होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। अब जो है दोस्तों ये है मानक स्वर अवधारणा व स्वरूप। तो मैंने आप लोगों को वर्णों के मानकीकरण के समय बताया था कि वर्णों पर कई प्रकार से शोध किए जाते हैं, और फिर जो वर्ण अच्छे होते हैं उनको मानक घोषित कर दिया जाता है, और जो अच्छे नहीं होते हैं उनको अमानक घोषित कर दिया जाता है। तो यही चीजें यहाँ पर बताई गई है। जो मानक स्वर है दोस्तों, इसका स्वरूप कैसा है, इसकी अवधारणा कहाँ से आई है, इसी के बारे में इस टॉपिक में बताया गया है। तो स्वरों पर बहुत सारे प्रकार के शोध हुए दोस्तों, और स्वरों की स्थिति जानने के लिए लोगों के मुंह का एक्सरे किया गया और देखा गया कि किस स्वर का उच्चारण किस भाग से होता है, किसका उच्चारण अग्रभाग से होता है, किसका उच्चारण मध्य से होता है, किसका उच्चारण मतलब पिछले भाग से होता है। इन सभी बातों को जानने की कोशिश की गई और फिर बाद में मानक स्वरों को प्रस्तुत किया गया। इस वाले टॉपिक में केवल इतना सा ही था दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी चीजें, ये सभी टॉपिक्स आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, और इस प्रकार से ये वाला वीडियो सेशन यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। और फिर इस वीडियो सेशन के समाप्त होने के साथ साथ ये चैप्टर भी यहीं पे समाप्त हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चैप्टर आप लोगों को काफी पसंद आया होगा। फिर भी अगर मेरे द्वारा किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हुई है इस वीडियो में या फिर इससे पिछले वाले किसी भी वीडियोस में, तो मैं आप लोगों से इस बात के लिए क्षमा मांगता हूं, और मैं आप लोगों को सादर आमंत्रित करता हूं कि मेरे द्वारा हुई उस गलती को कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दे, ताकि मैं आगे जितने भी वीडियोस बनाऊंगा उसमें इस प्रकार की गलती को दोबारा न दोहराऊं। अभी के लिए बस इतना है दोस्तों, अलविदा।